नमस्कार। आज हम इतिहास के एक ऐसे शानदार अध्याय को जानेंगे जिसने ज्ञान की दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है नालंदा की। चलिए एक सवाल से शुरू करते हैं। क्या हो अगर दुनिया की सबसे पुरानी और सबसे महान यूनिवर्सिटीज में से एक ऑक्सफोर्ड से भी, आप जानते हैं, सदियों पुरानी हो? इसे जरा ऐसे समझते हैं। जब यूरोप की सबसे पुरानी यूनिवर्सिटीज का कोई नामो निशान तक नहीं था, उससे भी सदियों पहले प्राचीन भारत में ज्ञान का एक सूरज चमक रहा था जिसका नाम था नालंदा। तो फिर सवाल ये उठता है कि ज्ञान का वो महान केंद्र आज खंडरों में क्यों तब्दील हो गया है। चलिए आज नालंदा के उसी शानदार उदय, उसके दुखद अंत और उसकी कभी न मिटने वाली विरासत की कहानी में चलते हैं। तो चलिए समय में पीछे चलते हैं और ये पता लगाते हैं कि आखिर नालंदा को प्राचीन दुनिया में ज्ञान का पर्वत क्यों कहा जाता था। देखिए, इसका नाम ही अपने आप में सब कुछ कह देता है। नालंदा यानी ज्ञान का ऐसा प्रवाह जो कभी न रुके। क्या खूबसूरत सोचे, है ना? और ये कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं था। जरा सोचिए, एक विशाल रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी जहां 10,000 से भी ज्यादा स्टूडेंट्स रहते थे। और ये स्टूडेंट्स सिर्फ भारत से नहीं बल्कि पूरे एशिया से ज्ञान की तलाश में यहां आते थे। और इन 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 से ज्यादा टीचर्स और विद्वान थे। मतलब उस दौर का सबसे बड़ा, कह सकते हैं, इंटेलेक्चुअल हब था ये। यहाँ का सिलेबस भी कमाल का था। मतलब सिर्फ धार्मिक पढ़ाई नहीं होती थी। यहाँ बौद्ध दर्शन के साथ साथ लॉजिक, मेडिसिन, मैथमेटिक्स, एस्ट्रोनॉमी, यहाँ तक कि आर्किटेक्चर भी पढ़ाया जाता था। सच में ज्ञान का एक पूरा ब्रह्मांड था। और इसकी बौद्धिक ताकत का अंदाजा बस इस एक बात से लगा लीजिए। अपने सबसे शानदार दौर में नालंदा यूनिवर्सिटी के हेड कौन थे? आर्यभट्ट। जी हाँ, वही आर्यभट्ट जिन्होंने दुनिया को जीरो का कॉन्सेप्ट दिया। लेकिन नालंदा में एडमिशन पाना कोई आसान काम नहीं था। ये एक मल्टी स्टेज प्रोसेस था। यहां तक कि यूनिवर्सिटी के गेटकीपर यानी द्वारपाल भी इतने ज्ञानी थे कि पहले उनकी परीक्षा पास करनी पड़ती थी। उस समय के मशहूर चीनी यात्री हुएन सांग जब यहां आए तो उन्होंने खुद लिखा था कि मैं तो खुद को बड़ा विद्वान समझता था, पर यहां के द्वारपाल का ज्ञान भी मुझसे कहीं ज्यादा है। सोचिए क्या स्टैंडर्ड रहा होगा। पर अफसोस, ज्ञान का ये सूरज हमेशा यूं ही नहीं चमकता रहा। अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस महान केंद्र का एक बहुत ही क्रूर अंत हुआ। नालंदा के अंत की कहानी शुरू होती है एक तुर्क सरदार बख्तियार खिलजी की बीमारी से। वो बहुत बुरी तरह बीमार पड़ गया था। उसके अपने सारे हकीम फेल हो गए। तब उसने नालंदा के आयुर्वेद डिपार्टमेंट के हेड राहुल श्री भद्र को बुलाया और एक अजीब शर्त रखी। शर्त यह थी कि मुझे ठीक करो, लेकिन बिना किसी दवा के, और अगर नहीं कर पाए तो मौत के लिए तैयार रहो। अब राहुल श्रीभद्र ने कमाल का तरीका निकाला। उन्होंने कुरान के पन्नों पर एक खास दवा का लेप लगा दिया और खिलजी से कहा कि वो इसे रोज पढ़े। खिलजी अपनी उंगली से थूक लगाकर पन्ने पलटता था और इसी तरह वो दवा उसके शरीर में चली गई और वो ठीक हो गया। लेकिन ठीक होने के बाद खिलजी खुश नहीं हुआ, बल्कि गुस्से से भर गया। उसे इस बात से नफरत हो गई कि एक भारतीय विद्वान का ज्ञान उसके अपने हकीमों से ज्यादा है, और उसने कसम खाई कि वो ज्ञान के इस स्रोत को ही जड़ से मिटा देगा। खिलजी का सबसे बड़ा निशाना थी नालंदा की विशाल लाइब्रेरी, जिसका नाम था धर्मगंज यानी सत्य का पर्वत। ये कोई आम लाइब्रेरी नहीं थी। 9 मंजिला इस इमारत में 9 लाख से ज्यादा पांडुलिपियां और किताबें थीं, सदियों का ज्ञान। और कहते हैं कि जब उस लाइब्रेरी में आग लगाई गई तो वो पूरे 3 महीने तक जलती रही। सोचिए कितना बड़ा नुकसान हुआ होगा। ये सिर्फ एक इमारत नहीं जली थी, ये पूरी सभ्यता का ज्ञान था जो राख हो गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। हर अंधेरी रात के बाद सुबह होती है। सदियों की गुमनामी के बाद नालंदा का विचार एक बार फिर जिंदा हुआ। लेकिन ये सुबह होने में सदियां लग गईं। 1193 में विनाश के बाद 1861 में जाकर इसके खंडरों को पहचाना गया, और फिर आखिरकार 2014 में एक नई नालंदा यूनिवर्सिटी ने फिर से काम करना शुरू किया। और नालंदा का असर आज भी कितना गहरा है, इसका अंदाजा दलाई लामा के इन शब्दों से लगता है। हमारे पास जो भी बौद्ध ज्ञान है वो सब नालंदा से आया है। और आज उन्हीं पुराने खंडरों से कुछ ही दूर एक नया नालंदा विश्वविद्यालय खड़ा है। ये इस बात का सबूत है कि विचारों और ज्ञान की लौ को कभी पूरी तरह बुझाया नहीं जा सकता।
तो नालंदा की ये कहानी हमें एक बहुत ज़रूरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देती है। आज की इस दुनिया में हम सब मिलकर ज्ञान को नफरत और कट्टरता की आग से कैसे बचा सकते हैं ताकि वो फिर कभी न खो जाए।